Hello friends and welcome back to our e-learning platform Origins eShala. This is our playlist of power plant engineering and current session is about nuclear power plants. And currently this is going to be our 7th session. So अभी तक कई सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं जो एक बहुत ही अच्छा आपका बेसिक फाउंडेशन क्रिएट कर चुके होंगे इस टॉपिक को आगे समझने के लिए. सो नाउ मूविंग ऑन, आई वंडर यहाँ पे कोई हिडन कैमरा वैमरा लगा है क्या, कुछ ट्रांसमिटिंग डिवाइस ऐसा कुछ है. आई वंडर, आई डोंट नो हाउ. जब भी मैं चाहे कोई भी टाइम हो जाए, इनफैक्ट जैसे ही मैं सेशन स्टार्ट करता हूं उस टाइम पे नमूना का फोन कहां से आ जाता है एग्जैक्ट मोमेंट पे. कोइंसिडेंस है क्या? आई रियली डाउट. कोई कैमरा वैमरा तो नहीं है यार. एनीवेज लेट्स सी क्या क्वेश्चन है. अभी तो लेक्चर भी स्टार्ट नहीं हुआ बाय द वे. एनीवेज लेट्स सी. हेलो सर, बोरोबॉट हियर. सर फ्यूजन फिशन सब समझ में आ गया, लेकिन फिशन प्रोसेस में जैसे कि आपने कहा एक ही कॉमन रिएक्शन होता है जिससे एनर्जी 0.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मिलती है, पर वो बहुत कम होती है. तो एक रिएक्टर जो करोड़ों सर घरों को एनर्जी देता है, तो उतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो हीट चाहिए वो साइमल्टेनियस प्रोसेस तो होते नहीं है. तो एक ही फिशन प्रोसेस से कैसे वो एनर्जी मेकअप करके या कैसे करके वो एक्सट्रैक्ट करता है सर, वो समझा दो ना. क्योंकि एक ही प्रोसेस से जो आपने बताया कि फ्यूजन से बहुत कम होती है, लेकिन उससे फिर भी करोड़ों घरों की इलेक्ट्रिसिटी चल जाती है. तो सर वो कैसे कंट्रोल करता है उस एनर्जी एक्सट्रैक्शन को, सर वो समझा दो ना. Alright, so according to these guys, that yes, you have understood nuclear fission process and how it happens and how fusion में simultaneous process होते हैं, दो तीन अलग अलग रिएक्शन वाले, and fission में एक common reaction होता है जो energy release करता है. But that single reaction is not enough for energy, so how does the reactor make up for that, right? That's what you mean to ask, I think, Borobot. Yes, हाँ. So basically क्या होता है कि कोई भी पावर प्लांट हो, एक सिंगल प्रोसेस एक बार करने से नहीं चलता. बिकॉज जिस तरह से रोटी कपड़ा मकान आर बेसिक नेसेसिटीज, सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी हैज ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ एंड विदाउट इट वी कैनॉट सर्वाइव, और इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव इनफैक्ट. सो 24/7 इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट की जाती है, एंड फॉर दैट पर्पस कंटिन्यूअसली प्रोसेस रन करने पड़ते हैं. सो दैट सिंगल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हैपन्स अ नंबर ऑफ टाइम्स इन अ सिंगल मिनट टू जनरेट द पावर दैट यू आर रिसीविंग एट योर होम और चार्जिंग योर मोबाइल फोन्स विद. सो इन दैट केस जो एक न्यूक्लियर फ्यूजन का हमने एग्जांपल देखा था यूरेनियम का, वो प्रोसेस कंटिन्यूअस चेन में चलता रहता है. दैट I will try to explain in a better way so that you can get an idea that yes, this is how a nuclear reactor replaces a boiler. Because basically boiler क्या करता है, water को steam में convert करता है, and that steam is used to run a Rankine cycle. So nuclear reactor में कोई rocket science नहीं है, simple हमने boiler को replace किया है so that we are getting an alternate source for generating that heat which is going to convert water into steam. And this heat is obtained by means of nuclear fission reactions. And of course ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि हम उसे सिंगल इनटेक में यूज नहीं कर सकते और उसको यूज पॉसिबल ही नहीं है. बट इनफैक्ट वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि साइड के बिल्डिंग्स को उनको भी मेल्ट कर सकती है. सो हमें उसको कुछ लॉस देके भी उसको कूल करना पड़ता है. सो उसका भी एक मैकेनिज्म होता है, बट you will come to know about later. But currently our main topic is going to be how these reactions continuously takes place. This is called a common term, that is chain reaction of nuclear fission process. So today's topic is going to be that only, as per our demand, that how a chain reaction process takes place in a nuclear reactor. Let's get on with it. So here we go. So basically
ये रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं। न्यूक्लियर फिशन का यूरेनियम 235 का बेसिक रिएक्शन है कि यूरेनियम 235 पे हमने एक न्यूट्रॉन को मारा तो क्रिप्टॉन एंड दैट extra byproduct will be released, some energy will be released and some free electrons will be available. Sorry, free neutrons will be available. Right. So, अब ऐसा तो होता नहीं कि मैं एक यूरेनियम के न्यूक्लियस को ही डालता हूं रिएक्टर में। बेसिकली एक पूरा बंडल होता है जिसे हम कहते हैं फ्यूल रॉड्स। ऑफ कोर्स ये आप डिटेल में आगे के लेक्चर्स में स्टडी करोगे। वी आर नॉट गोइंग टू स्किप एनी पार्ट्स, सो कीप वॉचिंग द प्लेलिस्ट। बट अभी इतना ध्यान रखिए कि यूरेनियम से बना हुआ पूरा एक रॉड होता है और उन रॉड्स का एक बंडल होता है। उस पूरे बंडल को हम रिएक्टर में डिप करते हैं। रिएक्टर के अंदर इनफैक्ट जो वाटर होता है उसमें डिप करते हैं एंड देन वी इम्पिंज अ न्यूट्रॉन ऑन दैट। सो जैसे ही उस पर न्यूट्रॉन इम्पिंज करते हैं तो उसमें से पूरे बंडल में से कहीं पर भी उसको एक यूरेनियम का एटम या न्यूक्लियस मिलेगा तो उस पर इम्पिंज होने पर ये रिएक्शन होगा। जैसे ही ये रिएक्शन होगा, बिकॉज यूरेनियम 235 और 232 3 का डिफरेंस है, सो 3 न्यूट्रॉन्स नॉर्मली रिलीज होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है एंड मास डिफेक्ट इज क्रिएटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, द प्रोसेस गोज ऑन। बट अब ये जो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए हैं वो इंस्टेंटली आगे वाले यूरेनियम के साथ रिएक्शन करेंगे बिकॉज फ्यूल का बंडल है पूरा, कई सारे यूरेनियम के मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं। सो तुरंत ये न्यूट्रॉन किसी आगे वाले यूरेनियम के साथ सेम रिएक्शन रिपीट करने की ट्राई करेंगे एंड मोर एनर्जी विल बी रिलीज एंड मोर फिशन प्रोडक्ट्स विल बी रिलीज। एंड ऑफ कोर्स यहां पर हमने नोटेशन यूज किया है कि ब्लू फील्ड डॉट जो है न्यूट्रॉन है, ब्लैक से बना एम्प्टी डॉट है वो फिशन प्रोडक्ट है एंड एनर्जी जस्ट सिंपली E. सो कीप दैट इन माइंड। एंड ऑफ कोर्स U235 अपना सदाबहार हम सफर इस टॉपिक के लिए यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम पर्टिकुलरली, क्योंकि रिएक्टर में सबसे ज्यादा कॉमनली यही यूज होता है। अदर कोई दूसरा कोई रीजन नहीं इसको लेने के लिए एग्जाम्पल में, जस्ट बिकॉज ये सबसे ज्यादा यूज होता है, दैट्स ऑल। सो यही रिएक्शन आप देख सकते हो, इस न्यूट्रॉन ने फिर से यूरेनियम के साथ कंटिन्यू किया एंड सेम थिंग हैपेंस हियर। ना अब हर बार 3 न्यूट्रॉन तो निकलने ही वाले हैं मिनिमम, बट इन 3 में से चलो मान लो एक एब्जॉर्ब भी हो गया, कि इसे कंट्रोल करना है तो पानी होता है, पानी एब्जॉर्ब भी करता है सम, उसका मैकेनिज्म हम आगे समझेंगे। बट अभी इतना ध्यान रखिए कि हर एक न्यूट्रॉन यूटिलाइज नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट 2 तो यूटिलाइज होंगे, तो ये तो आगे जाके 2 के साथ रिएक्शन करे। अब इन दोनों में फिर से 2 आए, सो इस बार 4 रिएक्शन हो गए। सो देख रहे हो किस तरह से पावर इंक्रीज हो रही है, एक्सपोनेंशियली हो रही है। यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई नहीं हो रही, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है पावर, 2:2 देन अगेन raised to 2। सो इस तरह से एक्सपोनेंशियली पावर बढ़ती जा रही है। सो इस वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एनर्जी मिलती है वो हमें कई सारे टन्स ऑफ कोल्स के इक्विवेलेंट 1 टन यूरेनियम में, 1 टन क्या 1 किलोग्राम यूरेनियम में इजीली मिल जाती है। सो दैट्स व्हाई न्यूक्लियर एनर्जी इज अ वेरी क्या कहते हैं यार, रहने दो, बट बहुत अच्छा एक पैकेज दिखता है न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर, जो कॉम्पैक्ट या फिर कम फ्यूल के अंदर, कम क्वांटिटी के फ्यूल के अंदर ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इक्वलेंट टू कोल, बिकॉज कोल मिलना ज्यादा मुश्किल होने लग गया है। ऑफ कोर्स फॉसिल फ्यूल्स शायद कुछ सालों बाद हमें देखने भी ना मिले। यू कैन नो बाय द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, इनके प्राइस जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इनकी क्वांटिटी कितनी कम अवेलेबल हो रही है मार्केट में, सो प्राइसेस टेंड टू इंक्रीज। सिमिलरली कोल भी फॉसिल फ्यूल ही है। सो फ्यूचर में ऐसा टाइम आएगा जब खत्म हो जाएगा, तब अल्टरनेट सोर्स लाइक न्यूक्लियर भी खुद फॉसिल फ्यूल ही एक तरह से, क्योंकि अर्थ के ओर्स में से आता है, नॉट एग्जैक्टली फॉसिल बट फ्रॉम मिनरल ओर्स। सो वो भी लिमिटेड है, बट वो लिमिटेड क्वांटिटी में भी कई सारे टन्स ऑफ कोल्स की एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज एन इंटरेस्टिंग एंड स्वीट पैकेज। सो ये इतना क्लियर हो गया। अब ये जो प्रोसेस है पूरा, इसे हम कहते हैं चेन रिएक्शन। कीप इन माइंड दिस इज कॉल्ड चेन रिएक्शन ऑफ अ न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस फॉर यूरेनियम 235, अगर आपको स्पेसिफिक बताना है तो। अब ये जो चेन रिएक्शन होता है ये 2 टाइप का होता है, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड यानी जिसमें जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, जो आगे के रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं,
वो कंप्लीटली हम एक मैकेनिज्म से कंट्रोल कर सकते हैं। और अनकंट्रोल्ड यानी सिंपल, नाम में ही पता चल जाता है कि उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, कितने नेक्स्ट प्रोसेस में पार्ट बन रहे हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, वो रैंडमली होता है। और वो एक बार स्टार्ट हो गया तो जब तक फ्यूल की क्वांटिटी खत्म नहीं हो जाती वो प्रोसेस चलता रहेगा, अदरवाइज देयर इज नो स्टॉपिंग इट। सो इससे क्लियर आइडिया पता चली क्या कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो होता है प्रोसेस वो डेफिनेटली कंट्रोल्ड टाइप का चेन रिएक्शन प्रोसेस होता है, बिकॉज वहां पे हमें फ्यूल को एक ही झटके में खत्म नहीं करना, उसे हम लंबे टाइम तक चलाते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स एक फ्यूल बंडल आराम से केजीज में वजन जाता है, और हमने बात की कितने टन्स ऑफ कोल का काम 1 केजी यूरेनियम कर देता है, राइट? तो उतने टन्स का काम हमें एक झटके में तो खत्म नहीं करना है। और ऑफ कोर्स हर एक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही, तो एनर्जी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। इतनी एनर्जी का क्या करेंगे, राइट? उसको यूटिलाइज हम एक साथ नहीं कर सकते, बिकॉज पानी को स्टीम पे झाग के एक पॉइंट पे सैचुरेट होना है, उससे आगे देके भी फायदा नहीं है। उसने हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, मटेरियल नहीं जो उतने हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम को सस्टेन कर सके। बिकॉज क्रिटिकल पॉइंट पे जा सकते हो, उसके ऊपर और जा सकते हो, थोड़ा सा सुपर क्रिटिकल बॉयलर तक जा सकते हो, उसके आगे फिर क्या एक्सेस एनर्जी है ना, वो तो वेस्ट होने वाली है। सो यू हैव टू कंट्रोल द रिएक्शन एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑनगोइंग रिएक्शंस। सो दैट इज द कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जहां पे हम कंट्रोल करते हैं कि कितने न्यूट्रॉन्स आगे के प्रोसेस में पार्ट बनने वाले हैं। इसके साथ एक और टॉपिक है, वो इसके साथ हम अभी देख लेते हैं, जिससे पता चलता है कि आपका रिएक्टर कौन से टाइप का है और उसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है उसे समझने में भी थोड़ा आपको इजी हो जाएगा। लेट्स गेट ऑन विद इट। सो आई थिंक जिस सीक्वेंस में मैंने ये रखा है, यानी फॉर्मूला एंड दिस प्रोसेस, इट शुड बी प्रीटी क्लियर नाउ दैट बेसिकली जो चेन रिएक्शन होते हैं ऑफ कोर्स कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड होते हैं। एंड जो हमने एग्जांपल जस्ट इसके पहले डायग्राम में देखा था, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ अनकंट्रोल्ड रिएक्शन एंड दिस वन इज अ कंट्रोल्ड रिएक्शन, बिकॉज यहां पे हम कंट्रोल कर रहे हैं कितने न्यूट्रॉन्स आगे के प्रोसेस में पार्ट लेंगे ना। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म पिक्चर में आता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डिनोटेड बाय कैपिटल के। नाउ व्हाट डज दिस वैल्यू ऑफ के रिप्रेजेंट्स? बेसिकली एक जनरेशन में या फिर करंट जनरेशन में, पावर जनरेशन में जो भी न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं पूरे फ्यूल बंडल के अंदर, दैट डिवाइडेड बाय उसके जस्ट पहले वाले में जितने रिलीज हुए न्यूट्रॉन्स थे टोटल, दैट। So that is basically K, that is multiplication factor. Now, ये काम कहां लगता है? So basically जैसे कि हम सबको पता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन से न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस कैरी ऑन किया जाता है। So यहाँ पर मैंने एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन यूरेनियम के लिए बताई है, जिसमें मैंने एक न्यूट्रॉन यूरेनियम पे दिया है, देन 3 यूरेनियम्स कंटिन्यूसली आते गए। अब बीच में आप ये वर्टिकल कॉलम्स देख रहे हो ब्लू कलर के, बेसिकली कोई मैकेनिज्म या मटेरियल नहीं है, दिस जस्ट रिप्रेजेंट्स सम एंटिटी विच कैन एब्सॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड अ मॉडरेटर, दैट यू विल कम टू नो इन द अपकमिंग लेक्चर्स। बट अभी आप इतना याद रखिए कि मॉडरेटर जो होता है या जो एक तरह का कंट्रोलर है, ये जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब कर लेता है और उनको रिएक्शन में पार्ट नहीं लेने देता, और इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय द वॉल्यूम दैट इज डिप्ड इन द रिएक्टर और द क्वांटिटी दैट इज अवेलेबल इन द रिएक्टर। सो फर्स्ट रिएक्शन में हमें कितने न्यूट्रॉन्स मिले हैं? यहां पर हमने एक न्यूट्रॉन सप्लाई किया एंड हमको 3 मिले, राइट? सो इस फॉर्मूला के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना आ जाएगा? सो यहां पर जनरेशन, 1 जनरेशन कितनी है? ये एक एनर्जी यहां पर मुझे मिली, एनर्जी एक बार रिलीज हुई, तो ये फर्स्ट एनर्जी जनरेशन है हमारी। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, न्यूट्रॉन्स मिले हैं, सॉरी न्यूट्रॉन्स, एंड 1 न्यूट्रॉन हमने सप्लाई किया, तो 3/1 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 3। सिमिलरली यहां पर हमें टोटल न्यूट्रॉन्स कितने मिले? भले प्रोसेस में 3 ही गए, बट हमें मिले कितने थे टोटल? 9, और सप्लाई कितने हुए थे टोटल? 3।
सो अगेन 9/3, अगेन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 3। यानी एक बात तो फिक्स है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर हम नेचुरली होने दें देन इट रिमेन्स कांस्टेंट इन मोस्ट केसेस, 90%। बिकॉज हर एक एलिमेंट को मैंने तो ट्राई नहीं किया ना देखा है, बट जितने भी न्यूक्लियर इंडस्ट्री में होते हैं उनमें यही होता है। सो यहां पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना था? 3, दैट इज बेसिकली k ग्रेटर देन 1। और ये जो कंडीशन होती है बेसिकली किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करवाना हो तो एक न्यूट्रॉन से ही स्टार्ट करेंगे, राइट? और 10 दे भी दे, चलो एक से ज्यादा न्यूट्रॉन दे दिया है, पर प्रोसेस तो पहले एक स्टार्ट होगा देन इट विल कंटिन्यू ना। सो जब भी किसी न्यूक्लियर रिएक्टर को हम स्टार्ट करते हैं फॉर चेन रिएक्शन, तो स्टार्टिंग कंडीशन में k यानी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इट हैज टू बी ग्रेटर देन 1, बिकॉज अगर मैंने एक सप्लाई किया और वापस एक ही निकला एंड देन अगेन इट विल कैरी ऑन द प्रोसेस, तो कोई मतलब ही नहीं है ना, बिकॉज एक एक के ही प्रोसेस चलता रहेगा, बीच में एब्जॉर्ब हो गए तो प्रोसेस वही खत्म हो जाएगा। सो मल्टीपल न्यूट्रॉन्स रिलीज होने चाहिए सो दैट द चेन रिएक्शन कैन कंटिन्यू बाय इटसेल्फ। अगर एक्सेस है तो हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बट कम नहीं होने चाहिए, राइट? सो फॉर स्टार्टिंग एनी रिएक्टर द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हैज टू बी ग्रेटर देन 1। अब ये बात हो गई स्टार्टिंग की। अब आते हैं आगे के पोर्शन पे। अब यहां पे आप नोटिस करोगे कि ये जो मैंने न्यूट्रॉन्स बनाए हैं उनमें से 3 न्यूट्रॉन जो आगे जा रहे हैं वो इस ब्लू बार के ऊपर नहीं उसके पहले आ रहे हैं। दिस इज बिकॉज दे आर नॉट बीइंग एब्जॉर्ब्ड, और जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो इस ब्लू बार के ऊपर इंडिकेट किए। ये ड्राइंग करते हुए आपको बहुत क्लियर याद रखना है, बिकॉज दे हैव ए सिंबॉलिक मीनिंग। अगर आप तीनों की तीनों यही कर दोगे, यानी तीनों हर एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो गया, तो आगे की रिएक्शन में वो पार्ट ले ही नहीं सकते। सो आप ये लाइन आगे बताओगे तो वो गलत होगी। सो फॉर दैट रीजन आप जिस भी न्यूट्रॉन का रिएक्शन आगे कैरी ऑन कर रहे हो, माइंड वेयर इट हैज टू बी बिफोर और आफ्टर दिस ब्लू कॉलम। इट शुड नॉट बी ऑन दिस कॉलम, इट शुड बी बिफोर और आफ्टर दिस। ना सिमिलर टू दिस, यहां पर हमें जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स थे वो एब्जॉर्ब करा दिए एंड जस्ट 3 न्यूट्रॉन्स को हमने आगे जाने दिया। ऐसे जरूरी नहीं कि आप 3 ही लो, इट कैन बी एनी नंबर। यू कैन ऑल्सो टेक दिस 6 एंड लेट 3 बी एब्जॉर्ब। डिपेंड्स कि आपके न्यूक्लियर रिएक्टर का साइज कितना है, उसकी हीट एब्जॉर्ब करने की, या उसके अंदर जो वाटर है उसको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ज्यादा एनर्जी रिलीज करानी है देन यू कैन टेक मोर इलेक्ट्रॉन्स, इट डजंट मैटर, यू कैन टेक एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट वॉट मैटर्स इज हाउ मेनी रिएक्शंस यू वांट। क्योंकि अगर मैं 6 रिएक्शन लेता हूं तो मुझे 6 टाइम्स एनर्जी मिल जाएगी, 6 टाइम्स। यहां पर 3 एनर्जी मिल रही है, हर एक रिएक्शन की एक एनर्जी मिलियंस ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। बट अगर मैं ये लेता हूं तो 6 भी मिल सकती है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। नाउ सिमिलर टू दिस 3 वापिस आए, वापिस 9 रिएक्शन किया। अब यहां पे आप नोटिस करोगे कि यहां पर टोटल न्यूट्रॉन्स कितने थे? 9। भले हमने यूज 3 किए पर आए कितने थे? 9। और वापिस जनरेट कितने हुए? 9। सो 9/9 कितना हो जाएगा? 1। सो बेसिकली k इज इक्वल टू 1। अब ये बात आप यहां से लेकर यहां तक जो रनिंग कंडीशन में जितना भी है उन सब पे अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज 9 है और वापिस अगले जनरेशन में 9 ही बन रहे हैं। सो इसका मतलब इन शॉर्ट, अगर आपको एक न्यूक्लियर रिएक्टर को रनिंग कंडीशन में रखना है देन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हैज टू बी 1। यानी आपको कुछ न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब भी कराने पड़ेंगे एंड डिपेंडिंग ऑन दैट नेक्स्ट चेन रिएक्शन के नंबर ऑफ रिएक्शंस भी आपको कैलकुलेट करके रखना पड़ेंगे। देन यू हैव टू मैनेज दिस k इक्वल टू 1, क्योंकि अगर ज्यादा हो गए देन इट विल बिकम अनकंट्रोल्ड, और अनकंट्रोल्ड हुआ तो ब्लास्ट का भाई रिस्क ले नहीं सकते। सो कीप दैट इन माइंड, k इज इक्वल टू 1 फॉर रनिंग कंडीशन। अब बात करते हैं जब न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद करने का टाइम है, यानी मेंटेनेंस करना पड़ता है। ऑफकोर्स 24/7 चलाते बने तब तक, बट उनका एक रेगुलर इंटरवल होता है टर्बाइन मेंटेनेंस का, रिएक्टर मेंटेनेंस का। बिल्डिंग होती पूरी बहुत बड़ी, उस पूरी बिल्डिंग को मेंटेनेंस देना पड़ता है उन्हें। सो फॉर दैट पर्पस दे हैव टू स्टॉप द प्रोसेस टेम्पररीली। तो उस टाइम पे नाउ यू कैन सी यहां पर कितने न्यूट्रॉन्स थे? 9, बट फाइनल कितने आए इस जनरेशन में? 3।
कितने हैं 3, सो 3/9 यानी 1/3 यानी 0.3333। सो बेसिकली जब आपको रिएक्टर को शट डाउन करना होता है देन दिस के हैज टू बी लेस देन 1। तो बहुत ही सिंपल, बिकॉज यहां पर 9 न्यूट्रॉन्स आए थे बट यहां पर हमने 9 में से 8 को ऑब्जॉर्व कर लिया एंड ओनली 1 न्यूट्रॉन वाज यूटिलाइज्ड फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन एंड इवन आफ्टर दैट जो फाइनल जितने भी न्यूट्रॉन्स थे उन सबको हमने ऑब्जॉर्व कर लिया। सो आगे न्यूट्रॉन बचा ही नहीं रिएक्शन के लिए, राइट। सो इस तरह से पूरा प्रोसेस हमने चेन रिएक्शन जो थी उसको स्टॉप कर दिया। So this is how it is controlled by absorption of neutrons, and this is how basically a nuclear reactor is started, kept in steady state, that is running condition, and shut down for the purpose of maintenance. Because obvious बात है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग होती है न्यूक्लियर रिएक्टर की, रिएक्टर बिल्डिंग जिसे कहते हैं, और उसको टाइमली मेंटेनेंस देना पड़ता है फॉर सेफ्टी पर्पज एज वेल एंड एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए भी। सो अब चलती कंडीशन में तो मेंटेनेंस दे नहीं सकते, तो उन्हें शट डाउन करना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स जानता हूं एनर्जी 24/7 रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की, बट मेंटेनेंस इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट, सो हमें शट डाउन भी करना पड़ता है। सो बेसिकली दिस इज इट कि स्टार्ट करना हो तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ग्रेटर देन 1, रनिंग कंडीशन में मेंटेन रखना है देन के मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड शट डाउन करना है देन के हैज टू बी लेस देन 1। सो इस रिलेशन से या इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एक न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टार्ट करने से लेकर शट डाउन करने तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज दिस ऑल कैलकुलेशन डिसाइड्स हाउ लॉन्ग द रिएक्टर कैन वर्क एंड व्हेन यू हैव टू हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स यू हैव टू एब्जॉर्ब एट ईच स्टेज। सो आई थिंक आज के लिए इतना ज्ञान काफी हो गया, इससे ज्यादा आपके दिमाग में शायद एक साथ तो घुसेगा नहीं। सो टेक अ ब्रेक, एंड अगर आपको हमारे सेशंस अच्छे लगते हो देन डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और यस हाँ याद आया, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट की बुक्स, पीपीटीज, पीडीएफ्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जीपीएससी, यूपीएससी की रेफरेंस मटेरियल कुछ भी चाहिए हो देन डू चेक आउट आवर ब्लॉग www.originsconglomerate.blogspot.com and the link is in description for your help. And of course ये जो पूरी पावर प्लांट इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट है एज ए होल सब्जेक्ट वो भी डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन चेक आउट इट इफ यू हैव एग्जाम्स अपकमिंग एंड यू वांट टू प्रिपेयर एज फास्ट एज पॉसिबल विथ ऑल मेन टॉपिक्स. So with that said, let's meet again in the next lecture. Thank you.